हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग स्टार ऑफ मैथमेटिक्स। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। इफ़ एनी कॉलम्स इज डिलीटेड फ्रॉम अ मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज स्टिल इन एक्लन फॉर्म, कि अगर हम किसी एक्लन फॉर्म में कोई मैट्रिक्स है हमें गिवन, ठीक है, और उस मैट्रिक्स से हम क्या करते हैं, कोई भी कॉलम डिलीट कर देते हैं, देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज स्टिल इन एक्लन फॉर्म। तो अब हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, ये हमारी होगी मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 1, ठीक है, ये मेरी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। उन्होंने बोला इफ़ एनी कॉलम इज, ये मेरी एक्लन फॉर्म में है मैट्रिक्स, तो अगर मैं इसमें से एक कॉलम डिलीट कर दूं कोई सा भी, ये वाला ये वाला ये वाला, तो उन्होंने बोला देन ये मैट्रिक्स फिर भी मेरी रो एक्लन फॉर्म में रहेगी। लेकिन अगर मैं ये वाला कॉलम यहाँ से डिलीट कर देती हूँ तो मेरी ये मैट्रिक्स आती है 0 0 1 1, और ना ही तो ये मेरी एक्लन फॉर्म में मैट्रिक्स, क्योंकि एक्लन फॉर्म में क्या होता है, एक्लन फॉर्म में सभी की सभी जो जीरो एंट्रीज होती है ना वो एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स होती है, लेकिन यहाँ पर तो अबव है, पिवोट एलिमेंट तो ये रहा और उससे ऊपर वाली एंट्री मेरी 0 है, तो ये मेरी रो एक्लन फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, उन्होंने ट्रू पूछा है। इफ़ एनी कॉलम इज डिलीटेड फ्रॉम अ मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज स्टिल इन रो एक्लन फॉर्म। अब ये मैट्रिक्स मैं दोबारा से यही वाली मैट्रिक्स लेती हूँ 0 1 0 1, ये मेरी एक्लन मैट्रिक्स है। अब बताना है कि अगर एक कॉलम इसमें से कोई सा भी कॉलम मैं हटा देती हूँ तो जो मेरी मैट्रिक्स आती है वो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में आती है। अगर ये वाला कॉलम हटा देती हूँ तो ये मैट्रिक्स आती है और ना ही तो ये एक्लन फॉर्म में है और ना ही ये रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट मेरे पास है इफ़ एनी, अब ऑल ऑफ दिस, अगर तीनों के तीनों सही होते तब ये वाला ऑप्शन हो गया, ये भी गलत हो गया, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन वैसे भी एक रिजल्ट है कि इफ़ एनी कॉलम्स विदाउट अ पिवोट इज डिलीटेड फ्रॉम अ मैट्रिक्स इन रो कैनोनिकल फॉर्म, रो कैनोनिकल फॉर्म में से अगर हम एक ऐसा कॉलम डिलीट कर देते हैं जिस कॉलम में पिवोट ही नहीं था, तो जो हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स होती है वो होती है हमारी रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इसका जो सोल्यूशन है उसमें भी यही एग्जाम्पल गिवन है। इफ़ वी टेक 1 0 0 0 1 0 0, तो ऑप्शन 1 एंड 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इस वाले कॉलम को हटाती हूँ तो ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी, और ये ना ही तो मेरी रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है और ना ही रो एक्लन मैट्रिक्स है, तो और फोर्थ ऑप्शन भी यहीं से एलिमिनेट हो गया, क्योंकि फोर्थ में क्या ऑल ऑफ दिस इज ट्रू, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है let p is equal to 0 1 0 0 then p 5i plus 10p की पावर 15 is, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बाइनोमियल ओपन करेंगे बाइनोमियल के साथ, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम हम कब लगा सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स अगर a प्लस बी, जो हमारी a प्लस बी की पावर n है वो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा a b इज इक्वल टू बी ए हो। तो यहाँ पर 5i ये हमारी एक स्केलर मैट्रिक्स है, एंड स्केलर मैट्रिक्स इज ओनली मैट्रिक्स विच कम्यूट्स विद एवरी मैट्रिक्स ऑफ इट्स ऑर्डर, कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो हर एक मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है, तो यहाँ पर हम बाइनोमियल से इसको ओपन कर सकते हैं। अब ऐसे तो हमें बाइनोमियल से ओपन करना पॉसिबल नहीं है 5i प्लस 10p की पावर 15, तो अब हम देखें क्या p हमारी कोई स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है, तो अगर यहाँ से देखें p हमारी 0 1 0 0, तो ये हमारी सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो ट्रायंगुलर होती है जिसमें डायगोनल एंट्रीज भी 0 हो और डायगोनल के नीचे वाली, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली एंट्री भी हमारी 0 हो, तो p हमारी सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी 0 1 0 0। अब देखते हैं कि जो ये हमारी क्या होगी, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, क्योंकि सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। अब हम चेक करते हैं कि इंडेक्स क्या होगा नीलपोटेंसी का, तो अब पी स्केयर निकालते हैं यहाँ से, तो पी स्केयर आएगा वो 0 1 0 0, तो पी इंटू पी कर देंगे हम 0 1 0 0, तो यहाँ से जैसे ही इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 0, तो हमें पी स्केयर करने पर 0 मैट्रिक्स मिली। तो जहाँ भी हमें इस क्वेश्चन में जब हम यहाँ से बाइनोमियल से ओपन करेंगे तो पी स्केयर मिलेगा, पी क्यूब मिलेगा, p4 मिलेगा, p15 मिलेगा, वो सभी के सभी हमारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब
अब जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये मेरे पास ये वैल्यू देगा ai प्लस बी पी की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n i प्लस n c a की पावर n माइनस 1 बी पी, क्योंकि यहाँ पर पी स्केयर भी मेरे को 0 मिल रहा है, पी क्यूब भी 0 मिल रहा है एंड पी की पावर 4 भी 0 मिल रहा है। तो सिमिलर अगर हम पी की पावर 15 करेंगे वो भी 0 मिलेगा, तो हमें सिर्फ यहाँ पर दो टर्म्स मिलेंगी ए आई प्लस बी पी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 बी पी। अब चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ए हमें क्या गिवन है, बी क्या गिवन है और n क्या है। ठीक है, तो अगर इससे हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर a क्या है हमारा 5 एंड जो b है वो क्या है हमारा 10 और जो n है वो क्या है यहाँ पर 15। तो अब हम इस फॉर्मूले में यूज़ कर देंगे। जस्ट हमें कुछ नहीं करना, बस ये जो a 5 i प्लस 10 p की पावर 15 है इसमें बाइनोमियल लगानी है। ठीक है, तो बाइनोमियल क्या होती है, इसकी पावर हो जाएगी 15 और 15 c 0 वो हमें 1 देगा और यहाँ पर आइडेंटिटी आएगा प्लस लास्ट वाली जो हमारी जो सेकंड लास्ट टर्म है वो क्या होगी 15 c 1 वो हमें 15 दे देगा यहाँ से और 5 की पावर क्या हो जाएगी 4 और इनटू में क्या आएगा 10p। ठीक है, तो बस ये ओपन करना है हमें बाइनोमियल से, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 15 i आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 15 इंटू 5 की पावर 14 एंड इंटू 10p। तो यहाँ से आएगा 5 की पावर 15 आई हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है प्लस 15 इंटू 5 की पावर 14 2 इंटू 5p। यहाँ पर 2 इंटू 5 इसलिए लिखा है क्योंकि ऑप्शन में हमें कहीं भी 10 नहीं गिवन था, हमें 2 इंटू 5 यानी 5 की पावर्स गिवन थी। हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में हमें ऑप्शन में 5 की पावर्स गिवन है, यहाँ पर देखो ये 5 की पावर्स। ठीक है, और 10 की एक पावर आ रही थी तो 10 की एक पावर को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ तो 10 की 2 पावर है, यहाँ भी 10 की 2 पावर है। तो अब 10 की 1 पावर थी उसको हमने 2 और 5 में लिखा, तो यहाँ से हमारे पास आया 15 5 की पावर 15 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 15 इंटू 5 की पावर 15 इंटू 2p। अब देखते हैं ये हमारा किस ऑप्शन में गिवन था हमारे पास, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। जस्ट हमने इसमें नीलपोटेंट मैट्रिक्स का यूज़ किया और बाइनोमियल को ओपन किया। सिर्फ हमें जस्ट ये पता होना चाहिए था कि अगर कोई मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, अगर पी स्केयर हमें 0 मिल रहा है तो पी क्यू भी हमें 0 मिलेगा, पी की पावर 4 भी 0 मिलेगा। तो उस चीज़ आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया नीलपोटेंट मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव डेफिनाइट, कि कौन सी ये हमारी जो इनमें से ये जो दी है क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन सी हमारे वाली पॉजिटिव डेफिनेट होगी। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस सी जेड स्केयर प्लस डी एक्स वाई प्लस ई वाई जेड प्लस एफ जेड एक्स इस टाइप इज इक्वल टू 0 गिवन है। अगर ए बी और सी में से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है, अगर हमें एक नेगेटिव और यानी इन तीनों में से अपोजिट साइन के मिल जाए, अगर हमें दो, तो अगर दो इनमें से अपोजिट साइन के मिल जाते हैं तो हम बोल देते हैं जो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो हमारी इनडेफिनाइट होगी। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम देखें, अगर इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ से ए मेरे पास क्या है -3 और बी क्या है यहाँ से -4 और सी क्या है 2, तो इनमें से दो का अपोजिट साइन मिल गया, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो ये होगी मेरी इनडेफिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर देखें तो ए क्या है इस केस में 1, बी क्या है इस केस में -2, इसका और इसका अपोजिट साइन मिल गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी मेरी इनडेफिनाइट मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है है 2x1 का स्केयर प्लस 4x2 प्लस 8x3 का स्केयर माइनस दिस। अब इसकी हम मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर इस मैट्रिक्स की इसकी जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप से बनाते हैं, जो ये एंट्रीज होती हैं इनको हम डायगोनल पे रखते हैं 2 4 8, यहाँ पर 1/2 करते हैं हम, तो यहाँ पे आएगा -1 x2 3। ठीक है, 2 3 कौन सा एलिमेंट होता है हमारा, ये वाला एलिमेंट, तो यहाँ -1 यहाँ -1, x1 3 ये वाला एलिमेंट -1 और x1 x2 ये क्या आएगा 1 आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अगर इस मैट्रिक्स की सभी के सभी आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं तो ये मैट्रिक्स हमारी होगी पॉजिटिव डेफिनेट। अगर इसकी आइगन वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव आती हैं तो ये मैट्रिक्स होगी हमारी नेगेटिव डेफिनेट। अगर हाफ पॉजिटिव आती हैं और हाफ नेगेटिव आती है तो वो होगी सेमी डेफिनेट। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग चेक कर सकते हो, एक मैट्रिक्स बना के हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, कि आइगन वैल्यूज पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इनडेफिनेट। सेकंड में क्या पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है,
तो इनडेफिनेट, लेकिन हमने तो एक शॉर्ट फॉर्म से कर लिया कि अगर ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस dxy प्लस eyz प्लस fzx, अगर ये इसमें से ए बी सी में से किसी का एक का साइन पॉजिटिव हो और एक का नेगेटिव हो, अगर एक दोनों तीनों में से एक का अपोजिट साइन मिल जाए तो हम बोल देते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारी इनडेफिनाइट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि जो हमारी थर्ड है, थर्ड में जो मैट्रिक्स बनेगी क्या उसकी आइगन वैल्यू सभी की सभी पॉजिटिव आती हैं। अगर सभी की सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव आएंगी तो वो मैट्रिक्स हमारी पॉजिटिव डेफिनाइट होगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, लेट वी सी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, कि जो हमारा VC है वो हमारा वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल पोलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल x ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, एंड लेट डी वी से वी बी अ लीनियर ऑपरेटर गिवन बाय differentiation with respect to x, let A be a matrix of D with respect to some basis for V, then which of the following is false। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी हमें वो बताना है। फर्स्ट में है नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ A इज 3। तो सबसे पहले हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिनिमल पॉलिनोमियल चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए। नेक्स्ट हमें A इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स चेक करने के हमारे पास बहुत से मेथड होते हैं, तो हम उसमें से कोई सा एक मेथड यूज़ करेंगे और चेक करेंगे क्या ये हमारी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स आती है। नेक्स्ट हमारे पास है A हैज़ रिपीटेड आइगन वैल्यू। जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगा तो उसकी हेल्प से हम आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मोर देन वन ऑप्शन आर फॉल्स, कि इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन फॉल्स है, ये हमें चेक करना है और इनमें से फॉल्स ऑप्शन ही हमें चूज़ करना है। ये भी ध्यान रखने पड़ता है कि उन्होंने क्वेश्चन में ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है। अब हमें कोई भी पोलिनोमियल गिवन है डिग्री लेस देन इक्वल टू 3, तो हमने पोलिनोमियल ले लिया 1 + x + x² + x³, देन द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, पहले d का डेरिवेटिव करेंगे 1 0 0, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया 0 0। नेक्स्ट हम d ऑफ x करेंगे। अगर हमें बेसिस ना गिवन हो किसी मैट्रिक्स को बनाने के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, तो हम स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलते हैं। और स्टैंडर्ड बेसिस हमें अगर पोलिनोमियल के केस में देखें तो स्टैंडर्ड बेसिस होती है 1x x² x³। अगर 3 डिग्री की है तो ये होती है। ठीक है, अब d ऑफ x क्या आएगा 1, तो ये बन गया 1 0 0 0। अब d ऑफ x² क्या आएगा मेरे पास 2 ऑफ x, तो ये बन जाएगा 0 2 0 0। और d ऑफ x³ क्या आएगा मेरे पास 3x², तो वो बन जाएगा 0 0 3 0। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई, ये मेरी एक सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस केस में जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी वो होगी x⁴। और जो मिनिमल पोलिनोमियल होगी, तो मिनिमल पोलिनोमियल निकालने के लिए यहाँ मैं a² निकाल के देखूंगी और a³ फाइंड करके देखूंगी और a4। अगर a³ पे मेरे को 0 मिल गया तो इसकी जो मिनिमल पोलिनोमियल होगी वो x³ होगी। अब मेरे को इसकी मिनिमल पोलिनोमियल भी पता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भी पता है, तो इसकी हेल्प से जैसे जो ये मिनिमल पोलिनोमियल होती है, अब इसकी पावर क्या है हमारे पास 3, तो 4 को लिखना है हमें, 3 से स्टार्ट करना है, 3 + 1। तो एक तो हमारे पास 3 का ब्लॉक बनेगा और एक 1 का ब्लॉक बनेगा। ठीक है, 1 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा एक हमारे पास और एक 3 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा। देन इट्स जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इज, तो इसकी जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगी, सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 ऑर्डर का ब्लॉक बनाया। तो जो 3 ऑर्डर का ब्लॉक है वो मेरे पास यहाँ से बना 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 1, ये हो गया मेरे पास थर्ड ऑर्डर का ब्लॉक। और नेक्स्ट हमने एक 0 ऑर्डर का ब्लॉक बनाया। हेंस ए इज़ अ नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो ये मेरे पास एक निलपोटेंट मैट्रिक्स आ गई क्योंकि ये मेरी एक सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है एंड एवरी सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज़ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। और हमारे पास एक रिजल्ट होता है, अगर कोई भी हमारे पास नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स आ जाती है तो वो कभी भी हमारी डायगोनलाइजेबल नहीं होती। जीरो इज़ द ओनली निलपोटेंट मैट्रिक्स विच इज़ डायगोनलाइजेबल। अगर कोई भी नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स लेते हैं तो वो कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होती। तो ये हमारी नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसलिए ये हमारी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है तो जीरो, सिर्फ जीरो ही उसकी आइगन वैल्यू होती है। हैंड ए हैज़ अ जीरो आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी 4। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन जो हमें
ऑप्शंस गिवन है उसमें क्या बोला गया है, नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज 3। अब हम देखें अगर ये हमारी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स देखें तो एक तो ये है 1, एक ये है 2 और एक ये है 3। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स हमारे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में 3 हुए हमारे पास। तो ये हम ऑप्शन तो हमारा ट्रू हो गया, लेकिन हमें तो फॉल्स ऑप्शन बताना है, तो ये ऑप्शन तो हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट, ए इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, लेकिन ए तो हमारी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा फॉल्स हो गया। ए हैज़ रिपीटेड आइगन वैल्यू, ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया क्योंकि ए के पास तो रिपीटेड आइगन वैल्यूज है। उसके बाद मोर देन वन ऑप्शन इज फॉल्स, ये ऑप्शन भी हमारा फॉल्स हो गया क्योंकि हमारे पास तो एक ही ऑप्शन ऐसा आया जो हमारा यहाँ पर क्या है, फॉल्स है। तो ये जो इन्होंने फॉल्स पूछा है तो यहाँ से ए, 2 और 4 ऑप्शन करेक्ट हो गए। नेक्स्ट जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है, कंसीडर ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ साइज 5 क्रॉस 5 whose एंट्रीज ऑफ 5th रो आर नेचुरल नंबर्स एंड ए आर प्लस 1 r is equal to 1 for 1 less than equal to r less than 5 and the rest elements are 0, then degree of the minimal polynomial of a is at most 4। कि जो मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री होगी ना ए मैट्रिक्स बना के, उसकी पहले तो हम उसकी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाल लेंगे और फिर उसकी मिनिमल पोलिनोमियल निकाल लेंगे। इन्होंने बोला है कि जो डिग्री है ना मिनिमल पोलिनोमियल की वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकती है। क्या ये हमारा सही होगा, चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बोला है कि डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए इज एट लीस्ट 1। अब ये चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ द डिग्री ऑफ द मिनिमल एंड करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए इज लेस देन 10, कि जो हमारा मिनिमल पोलिनोमियल और करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की डिग्री होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सम ऑफ द डिग्री ऑफ द मिनिमल एंड करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए इज एग्जैक्टली 10। तो अब चेक करते हैं। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए। उन्होंने हमें ये कंपैक्ट फॉर्म में गिवन है, जो हमें ये दिया है, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, उसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो अगर यहाँ से देखें, अगर ए हमारी कोई मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 की, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 क्रॉस 5 whose एंट्रीज ऑफ 5th कॉलम आर नेचुरल नंबर्स। उसकी जो एंट्रीज है, जो 5th कॉलम है वो हमारी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया A15 आ गया, A25 आ गया, A35 आ गया एंड A45 आ गया एंड A55, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। नेक्स्ट हमें गिवन है कि AR प्लस 1 इंटू आर इज इक्वल टू 1, और आर हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 4 हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम r को 1 ले लेते हैं। तो यहाँ से आया हमारे पास A21 की वैल्यू, A21 की वैल्यू 1 हुई। ऐसे ही अगर हम निकालेंगे A32 की वैल्यू भी 1 होगी और A43 की वैल्यू भी 1 होगी एंड A54 की वैल्यू भी 1 होगी और बाकी सभी एंड द रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। तो ये मेरे पास यहाँ से एक ऐसी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो ये यहाँ से एक ऐसी मैट्रिक्स बनी मेरे पास। अब इसका बिहेवियर चेक करना है। तो अगर इस मैट्रिक्स को देखें हम, तो ये हमारी एक कंपेनियन मैट्रिक्स होती है, और कंपेनियन मैट्रिक्स के केस में मिनिमल पोलिनोमियल और जो हमारी मिनिमल पोलिनोमियल और करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आती है वो इक्वल आती है। और यहाँ पर हमें 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स गिवन है, तो जितनी डिग्री की पोलिनोमियल होती है हमारी, उतनी ही डिग्री की हमारी मिनिमल पोलिनोमियल और करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होती है। तो 5 क्रॉस 5 में 5 डिग्री की हो सकती है, तो 5 डिग्री की ही हमारी मिनिमल पोलिनोमियल होगी और 5 डिग्री की ही हमारी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी। तो उन दोनों का सम क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल यही बोला गया है, ए इज इक्वल टू दिस, और इससे एक मैट्रिक्स बनाई हमने। जो हमारी मैट्रिक्स बनी वो कुछ इस टाइप से बनी, जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली, 0 0 0 A15 A25 A35 A45 A55 और AR5 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे 0 नहीं हो सकते, ठीक है। आगे दिस इज ऑफ द फॉर्म कंपेनियन मैट्रिक्स, और कंपेनियन मैट्रिक्स के केस में करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी x की पावर 4 इंटू x माइनस अल्फा। हमारी मिनिमल पोलिनोमियल भी हो जाएगी, तो जो इसकी डिग्री है वो 5 हो जाएगी। तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में गिवन है कि जो इन दोनों की डिग्री का सम है वो हमारा 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन में है सम ऑफ द डिग्री ऑफ मिनिमल एंड करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए इज एग्जैक्टली 10। तो नेक्स्ट हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो है, लेट टी बी एन ऑर्थोगोनल
ये हमारे पास सिंगल करेक्ट ना होके ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। टी इज एन ऑर्थोगोनल 3x3 मैट्रिक्स। अब टी हमें एक ऑर्थोगोनल 3x3 मैट्रिक्स गिवन है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, हमें एक फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है। सबसे पहले द डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज अ कम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हम टी हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम टी की फॉर्म में लिखते हैं ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन, टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू टी ट्रांसपोज टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमें डिटर्मिनेंट चेक करना है, क्या इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा? तो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स। तो यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। और हमें ये भी पता है कि चाहे तो हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें और चाहे ए ट्रांसपोज का निकाल लें, दोनों इक्वल आते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा ±1 होता है और ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा एंड -1 + 0 आयोटा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसने तो क्वेश्चन में फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है तो ये तो हो गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट, द डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज यूनिक। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ टी तो हमारे पास +-1 हो सकता है, तो यूनिक तो नहीं है, या तो 1 होगा या -1 होगा। यूनिक तो नहीं बोल सकते, यूनिक तो तब होता अगर 1 ही आता पर्टिकुलर। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। नेक्स्ट, ऑल द एंट्रीज ऑफ टी आर पॉजिटिव। तो अगर मैं टी एक ये वाली मैट्रिक्स ले लेती हूँ 0 -1 -1 0, तो अगर इस मैट्रिक्स में हम देखें टी ट्रांसपोज हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आता है। ये हमारी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और हमें यही बोलना है कि टी हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ 3x3 की लेनी है, तो यहाँ -1 हम जो टी मैट्रिक्स लेंगे वो कुछ इस टाइप से ले लेंगे, -1 0 0 -1 -1 0 0 0। ये हमारी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारा जो कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब होती है जब उसका जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट कंस्ट्रक्ट करें। इट मीन्स कि उनका जो अगर इस रो का स्केयर करके इसी में ऐड कर इन तीनों एंट्रीज को ऐड करती हूँ तो 1 मिलना चाहिए, लेकिन किसी भी अदर रो से करती हूँ तो 0 मिलना चाहिए। तो वो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मैट्रिक्स अगर मैं देखूँ टी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, लेकिन इसने बोला कि ऑल द एंट्रीज ऑफ टी आर पॉजिटिव, लेकिन इसकी तो 3 एंट्रीज नेगेटिव हैं, तब भी ये हमारी 3x3 की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो गया और ये ट्रू होगा। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है dtx, ty इज इक्वल टू dx, y फॉर एनी 2 वेक्टर्स x एंड y इन R3 वेयर du, v denotes the usual यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन u एंड b। तो अब हम स्टार्ट करते हैं tx, t ऑफ y। अब हमारे पास इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, हम लिख सकते हैं t ट्रांसपोज t x, y। अब t एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास dx, y, क्योंकि t ट्रांसपोज t किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के। तो यहाँ से हमारे पास d ऑफ tx, t ऑफ y इज इक्वल टू d ऑफ x, y आ गया। और हमने x और y दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लिए थे तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया, लेकिन हमें तो फॉल्स ऑप्शन बताना था, तो यहाँ से सेकेंड और थर्ड ऑप्शन हमारे फॉल्स हो गए, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास +-1 आई थी तो वो यूनिक नहीं थी, तो सेकेंड ऑप्शन गलत हुआ, उन्होंने फॉल्स ही पूछा है। ऑल द एंट्रीज ऑफ टी, तो इसके लिए एग्जांपल ले लिया -1 -1 1 और ये 3x3 की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है वो है लेट S इज इक्वल टू टी बी डैश। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो S है वो हमारी एक मैट्रिक्स है जो हमारी b एंड b डैश के विद रिस्पेक्ट है b द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t r³ से r² डिफाइंड बाय tx y, z इज इक्वल टू x + y, y + z इन द फॉलोइंग बेसिस। एंड b हमें एक बेसिस गिवन है 1 1 1 एंड 1 0 0 एंड 1 1 0, और b डैश भी हमें गिवन है 1 2 एंड 0 1। तो हमें ये चेक करना है क्या हमारे पास S12 + S21 के इक्वल आएगा, ट्रेस ऑफ S हमारा 5 आएगा, या S हमारी एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं। इफ P इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग लास्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स S देन P इज अ नॉन सिंगुलर। तो अब हम चेक करते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो देखते हैं। ठीक है, जो हमारी यहाँ से मैट्रिक्स बनेगी S, जो उसका ऑर्डर होगा वो हमारे पास होता है डायमेंशन ऑफ
आर स्क्वायर क्रॉस डायमेंशन ऑफ आर क्यूब, कि जैसे हमारा टी आर क्यूब से आर स्क्वायर जा रहा है तो पहले तो इसकी डायमेंशन वो तो होंगे इसके अंदर रोज, और जो इसकी ये जहाँ से होता है स्टार्ट होता है टी आर क्यूब से आर स्क्वायर वो होती है यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास आएगा डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर डायमेंशन ऑफ आर क्यूब, तो हमारे पास जो एस है वो 2x3 की मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 2 रोज होंगे एंड 3 कॉलम्स होंगे, और जो इसके एलिमेंट हैं वो लिखे जाएंगे S11 S12 एंड S21 एंड S22, इसलिए बोला है S12 प्लस S21 चेक करना है। अब हम सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कोमा वाई प्लस जेड, तो हम जो बेसिस गिवन है 1 1 0 और 1 0 0 एंड 1 1 0 उससे हम ये एलिमेंट्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास इसमें अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2,2 1,0 एंड 2,1। अब इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है जो हमें गिवन बी डैश मैट्रिक्स है, ठीक है। बी डैश क्या है 1,2 एंड 0,1, तो उसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा तो हमारे पास आया 1,2 प्लस माइनस 2 0,1 एंड 1 इंटू 1,2 प्लस माइनस 2 0,1 एंड नेक्स्ट हमारे पास आया 2 इंटू 1,2 प्लस माइनस 3 0,1। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स आती है वो हम कैसे लिखते हैं, जो ये हमारे पास है ना इनको रोज को, जो ये 2 और -2 है ये हमारा फर्स्ट कॉलम बनेगा, और जो ये 1 और -2 है ये सेकेंड बनेगा, और जो 2 और -3 है ये हमारा थर्ड कॉलम बनेगा। तो जो हमारी एस मैट्रिक्स आई वो हमारे पास 2x3 की मैट्रिक्स आ गई, तो वो हमने लिख ली कि S इज इक्वल टू 2 1 2 -2 एंड -3। अब हमें चेक करना है कि S12 प्लस S21, S12 क्या है 1 और S21 क्या है हमारे पास -2, तो 1 प्लस -2 ये हो गया हमारे पास -1। तो अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं क्या हमें S12 प्लस S21 1 के इक्वल -1 के इक्वल गिवन है, नहीं वो हमें 1 के इक्वल गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेस ऑफ S, तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रेस फाइंड नहीं कर सकते, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आया S इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये हमारी कभी भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो फोर्थ ऑप्शन है इफ P इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग द लास्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स S देन P इज नॉन सिंगुलर। तो अब हमें S मैट्रिक्स जो हमारे पास आई है उसका लास्ट कॉलम रिमूव करना है और चेक करना है कि जो मैट्रिक्स आएगी उसके बाद क्या वो हमारी नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर का मतलब है जो हमारी P मैट्रिक्स आएगी क्या उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तो ऐसे डिटर्मिनेंट चेक करते हैं -4 प्लस 2, तो यहाँ से -2 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी लास्ट कॉलम को हटाने के बाद वो मैट्रिक्स हमारी होगी नॉन सिंगुलर। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑफ ट्रू ऑप्शन। लेट टी आर क्यूब से R4 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन A बी ए मैट्रिक्स ऑफ T देन T इज 1 1 इफ columns of A are Li, T is 1 1 if and only if columns of A are Li, T is on to if the columns of A spans R4, T is on to if and only if columns of A spans R4। तो ये हमारा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि T हमारा कब 1 1 होता है और T कब हमारा ऑन टू होता है, ठीक है। तो लेट T Rn से Rm be a linear transformation M A be a matrix of T then T is 1 1 if and only if columns of A are Li, कि अगर मैट्रिक्स के कॉलम्स Li हैं तो T 1 1 होगा, अगर T 1 1 है तो उस मैट्रिक्स के कॉलम हमारे Li होंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है रिजल्ट T is on to if and only if columns of A spans Rm, कि अगर कॉलम्स Rm को स्पैन करते हैं तो यहाँ पर R क्यूब को स्पैन, यहाँ पर R4 को स्पैन करने चाहिए क्योंकि T हमारा कहाँ से कहाँ तक है Rn से, अगर Rm होता है तो Rm को स्पैन करते हैं, तो यहाँ पर Rn का काम क्या कर रहा है R4। तो ये हमारा एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर T इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ कॉलम्स ऑफ A स्पैन आर Li, ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो इफ के लिए भी ट्रू होगी, ठीक है। आगे हमारे पास T इज ऑन टू इफ कॉलम्स ऑफ A स्पैन्स R4, T इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ कॉलम्स ऑफ A स्पैन्स R4। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस CAB ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूज फंक्शन डिफाइंड ऑन द ओपन इंटरवल A, B। तो हमें चेक करना है इनमें से कौन सा सबस्पेस बनेगा। सब स्पेस के लिए क्या करते हैं AB बिलोंग्स टू S, तो हमें दिखाना होता है AB बिलोंग्स टू S एंड अल्फा A बिलोंग्स टू S। तो अब यहाँ से देखते हैं कि किसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है F बिलोंग्स टू CA, B Fx इज इक्वल टू X एंड Fx, ये हमारा सबस्पेस होगा, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। नेक्स्ट
f belongs to C A B f dash x is not equal to 0 for all x belongs to A, B। तो अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स को ले लेती हूँ x प्लस 1 और f डैश, ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पोलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होते हैं, ले लिया मैंने माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो एफ एक्स ले लिया मैंने ये और जी एक्स ले लिया ये, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आएगा मेरे पास 1 और जी डैश एक्स क्या आएगा यहाँ से मेरे पास, वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ से -1। तो जैसे ही एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स करेंगे तो वो मेरा इसमें बिलोंग करना चाहिए, वो आ रहा है मेरे पास 0 0, तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट मीन्स ये हमारा सब स्पेस नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट n टेंड्स टू a प्लस बी प्लस सी एफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमने एक एफ एक्स फंक्शन लिया जिस पर लिमिट अप्लाई करके 1 मिला, लिमिट जी एक्स अप्लाई करके भी 1 मिला। अब हमें भेजना है कि एफ प्लस जी करके भी हमें 1 मिले, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स करेंगे तो लिमिट को हम अलग अलग कर सकते हैं, सो लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या आएगी 1 प्लस 1, तो हमारे पास आ गया 2, वो तो हमारा ट्रू नहीं है तो वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ये हमारे सब स्पेस नहीं बनेंगे, सेकंड भी सब स्पेस नहीं बनेगा, थर्ड भी, एंड नेक्स्ट हमारा फोर्थ वो हमारा सब स्पेस बन जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड थर्ड करेक्ट हो गया, नहीं सॉरी, उसने पूछा कि कौन सा सब स्पेस बनेगा, तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हो गया, फर्स्ट भी सब स्पेस बन रहा है एंड फोर्थ भी सब स्पेस बन रहा है, जो सेकंड एंड थर्ड है वो हमारे सब स्पेस नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डायमेंशन ऑफ वी आर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने वी लिया है यहाँ पर ए आई जे 5x5 की मैट्रिक्स है, ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई प्लस जे का मोड इज इक्वल टू 1, ए आई जे बिलोंग्स टू आर। और नेक्स्ट हमारे पास है ए आई जे 5x5 की मैट्रिक्स, ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई प्लस जे इज इक्वल टू 2n। अब हमें बताना है कि इनमें से किसकी जो डायमेंशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। सो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला से करते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, डायमेंशन होती है जो इस वाले सेट की, वो होती है हमारे पास n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2, और हम यहाँ पर जनरल भी निकाल के देख सकते हैं। तो n हमें क्या गिवन है 5 गिवन है, तो यहाँ पर पुट करेंगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2, तो यहाँ से 14 आए, तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जो 2, वो है ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई प्लस जे इज इक्वल टू 2n। तो जो हमारी डायमेंशन होती है वो होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर n स्क्वायर बाय 2, वो मेरे पास आएगा 12, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से नन ऑफ दिस, इसमें से किसी भी सेट की डायमेंशन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि हम 5x5 की मैट्रिक्स में अगर हमें फॉर्मूला याद ना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पर मोड i माइनस जे इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। तो a11 ये तो मेरा 0 हो गया, ए आई जे 0 इफ i प्लस जे इज इक्वल टू 1, तो ये एंट्री तो कुछ भी हो सकती है a11, ठीक है। a12 क्या आएगा, वो मेरा 1 होगा। ऐसे ही मेरा ये सारी एंट्रीज हैं, जैसे हम चेक करेंगे तो वो जो डायमेंशन है हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगी। इसको हम ऐसे ड्रा भी करके देख सकते हैं कि i माइनस जे 1 है जहाँ पर वो वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर डायगोनलाइजेबल ओवर आर। अब डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, अब ये हमारी एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि कोई भी नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं होती। 0 इज़ दी ओनली नीलपोटेंट मैट्रिक्स विच इज़ डायगोनलाइजेबल ओवर आर, तो ये हमारी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड ऑप्शन, ठीक है, इसमें 1 4 एंड 6, इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो 1 होगी, 4 होगी एंड 6 होगी। तो यहाँ पर जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। तो हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती हैं तो वो डायगोनलाइजेबल ओवर आर होती है, तो ये हमारा डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ में है 0 0 0 एंड 0 1 0 0 0 0, ये हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट ये वाली अगर हम चेक करेंगे, इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये हमारी डायगोनलाइजेबल नहीं आएगी। इसकी जस्ट आइगन वैल्यूज़ फाइंड करना, जो आइगन वैल्यू आएगी उसके बाद उसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करना, तो यहाँ से GM इज़ नॉट इक्वल टू AM आएगा, तो ये मैट्रिक्स हमारी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ A इज़ अ यूनिटरी एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
ए हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इट मीन्स ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए हमें हर्मिशन गिवन है तो इट मीन्स ए स्टार इज इक्वल टू ए है हमारे पास। तो अगर इस वाली को ये मैं 2 नाम दे दिया, ये 1, अगर 2 को 1 में यूज करती हूँ तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से पता लगा ए मेरी एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो अगर ए की पावर 4n करती हूँ तो आइडेंटिटी मिलेगा, क्योंकि जैसे ही A3 निकालती हूँ, ए से मल्टीप्लाई करूँगी तो ए मिलेगा। तो ए की पावर 4n करूँगी तो आइडेंटिटी मिलेगा, लेकिन ए की पावर 4n + 1 करूँगी तो मेरे को ए मिलेगा। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 1/2 a + i इज इन्वोल्यूटरी। तो इसको चेक करते हैं, 1/2 a + i। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, 1/4 एंड a स्क्वायर + i स्क्वायर + 2a, क्योंकि a और i कोम्यूट करते हैं तो इसको हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अब a स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो यहाँ से क्या आएगा, 2i + 2a/4। अब इसको कट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, i + a/2। तो ये मेरी एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1/2 a + i इज इक्वल टू 1/4 3a + i एंड k इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन k a इज आइडेम्पोटेंट। तो k ऑफ a को आइडेम्पोटेंट चेक करना है, यानी k a का स्क्वायर चेक करना है। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर a मेरी कोई भी मैट्रिक्स है वो मेरी इन्वोल्यूटरी है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से k स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से k की मेरे पास ±1 वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमें चेक करना है क्या 1/2 a + i 1/4 3 + a के i के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, जो 1/2 a + i का होल स्क्वायर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वो मेरा इक्वल आया यहाँ से 1/2 a + i। तो वो मेरा इक्वल नहीं है 1/4 3a + i। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लेट द क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है x² + y² + 4z² - 9t² - 2xy - 4yz + 6yt - 6tx - 12tz बी अ गिवन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म। कि जो इस मैट्रिक्स का है, इसके जो मैट्रिक्स बनाएंगे, क्या उसका रैंक 4 होगा, उसका इंडेक्स 2 होगा, उसका सिग्नेचर 0 होगा, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसके कॉरस्पॉन्डेंस एक मैट्रिक्स बनाते हैं। जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो कुछ इस टाइप से होगी, ए आर्ग्यूमेंट बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 -1 0 एंड 0 0 -15। तो अब इस मैट्रिक्स का हम रैंक इंडेक्स चेक करते हैं। तो जो हमारी ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर हम रैंक देखें, रैंक क्या होता है हमारा, जितने रोज में पिवोट होता है। तो यहाँ पर रैंक क्या है हमारा, 4 आया। इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कितनी है, डायगोनल पे 2 है, तो ये आया हमारा 2। ठीक है, सिग्नेचर क्या होता है 2p - r। तो यहाँ पर p क्या है हमारा 2 और r क्या है 4। तो 2 × 2 -2 4। तो यहाँ से सिग्नेचर आ गया हमारा 0। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर रैंक हमारा 4 है, इंडेक्स 2 है और सिग्नेचर 0 है। तो चारों के चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। जस्ट हमें क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है। इसकी 4 × 4 की हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी। इसकी जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आया उसमें इसका आया 1 1 4 -9। अब देखेंगे x और y कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और 1/2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये -1 आ जाएगा। अब 4yz यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा -2। अब 6yt, तो ये मेरे पास यहाँ आएगा 3 और यहाँ भी आएगा 3। नेक्स्ट हमारे पास है -6tx, यानी ये एलिमेंट होगा मेरा 4 1। ठीक है, तो अब हम ऐसे करके एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और उसके बाद उसका रैंक, सिग्नेचर और इंडेक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये भी मेरा एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये चारों के चारों मेरे पास रिजल्ट होते हैं और ये चारों के चारों हमारे ट्रू हैं। लेट टी यू से वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर्स u इज इक्वल टू 1 2 3, u2 इज इक्वल टू 2 1 2, u3 इज इक्वल टू 4 5 6, u4 इज इक्वल टू 0 0 1 बिलोंग्स टू u, देन t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ u3 t ऑफ u4 आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर मेरे u1 u2 u3 लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो जो उनकी इमेज आती है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होती है। ठीक है,
ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है। तो हम जैसे ही U1 U2 U3 U4 को चेक करेंगे तो ये मेरे पास कुछ मैट्रिक्स बनेगी कुछ ऐसी 3 क्रॉस 4 की। तो जो इसका रैंक है वो होता है हमारे पास लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3,4। तो रैंक 3 होने वाला है। तो यानी इसके जो 4 कॉलम्स जो हमारे 4 वेक्टर्स गिवन है उसमें से एक आधा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा होगा। तो अगर U1 U2 U3 U4 हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है तो T ऑफ U1 T ऑफ U2 T ऑफ U3 एंड T ऑफ U4 भी हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टी यू से वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन इट कैरीज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अगर टी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वो एल आई सेट को एल आई वेक्टर्स पर भेजती है, कैरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टी यू से वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर टी ऑफ U1 T ऑफ U2 T ऑफ U3 अगर T ऑफ UN लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं देन U1 U2 UN आर आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट भी हमारे पास एक रिजल्ट है कि प्री इमेज ऑफ LD वेक्टर्स अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नीड नोट बी LD। LI की प्री इमेज तो हमारी LI होती है लेकिन LD की प्री इमेज LD हो ये जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसके भी चारों के चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं कि लेट W बी ए सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V देन V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W प्लस W कॉम्प्लीमेंट। तो V को हम डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं W प्लस W कॉम्प्लीमेंट के। अगर W कोई भी हमारा सब स्पेस है ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस देन L ऑफ W लीनियर स्पैन ऑफ W इज इक्वल टू W कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अगर W इज T इनवेरिएंट सब स्पेस है तो W कॉम्प्लीमेंट भी हमारा T इनवेरिएंट स्पेस होता है। नेक्स्ट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे रिजल्ट्स होते हैं चारों के चारों। तो इसके चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि CSI नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।